शुरू शुरू में मैं बहुत कंफ्यूज था कि मुझे जॉब में जाना है क्या रिसर्च करना है। तो certainly after joining in Bansal Biology, my passion become changed. तो वैसे आप ACT और ECT एक जो एग्जाम होता है PhD का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, इनके बारे में कुछ स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे किस तरीके का होता है, क्या पैटर्न होता है, क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। मैं आपसे पूछूं क्योंकि आपने CSR नेट का कोर्स ज्वाइन किया था, CSR नेट एंड गेट एक्सेल का कोर्स ज्वाइन किया था, तो वो कोर्स आपको ACT और EC के लिए इनफ लगा? Yes ma'am, more than enough actually. अगर एक स्टूडेंट बांसल बायोलॉजी से CSR नेट के लिए तैयार हो रहा है या गेट एक्सेल के लिए तैयार हो रहा है, उसको बहुत मतलब हेल्प होने वाला है। Helped me a lot to build my analytical concept. Hey guys, welcome back to my channel बंसल बायोलॉजी। दोस्तों मेरे साथ मेरे एक स्टूडेंट जुड़े हैं जिनका नाम है सयन। इस बार इनका PhD में सिलेक्शन हुआ है ACTREC में, तो वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सयन, वेलकम टू बंसल बायोलॉजी एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। सयन, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने कहाँ से अपनी MSc की है? एक्चुअली मैम मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। मैंने BSc किया है माइक्रोबायोलॉजी में एंड MSc किया है बायोटेक्नोलॉजी में पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। और CSR नेट 2025 जो सेशन था, आई एनरोल्ड इन लाइव बैच ऑफ योर बांसल बायोलॉजी and started preparing for PhD entrance examinations, and now I'm selected in ACTREC. तो सर कैसे मन आया कि CSR नेट का एग्जाम देते हैं? वैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल से हैं जो रिसर्च में है, सो आई नो आपको रिसर्च डेफिनेटली बहुत पसंद होगी, बट स्टिल मैं जानना चाहूंगी कि कैसे मन में आया। एक्चुअली मैम शुरू शुरू में मैं बहुत कंफ्यूज था कि मुझे जॉब में जाना है क्या रिसर्च करना है। तो certainly after joining in Bansal Biology, my passion become changed. Oh, okay. And I was truly inspired by your lectures and all the fellow sirs' lectures. And after that, I decided my plan that I should pursue my career in research. And after that, I started preparing through the Bansal Biology and also ऐसे ही शुरुआत हुआ। ओके, तो कब से आपने एग्जैक्टली कब से प्रिपरेशन करना शुरू किया था? मैंने शुरू किया था बहुत देर से एक्चुअली, फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। यस, लास्ट ईयर। ओके। एंड आपने दिसंबर का एग्जाम, प्लीज कंटिन्यू। दिसंबर का एग्जाम दिया। हाँ, दिसंबर का एग्जाम दिया, बट मैं बहुत कंफ्यूज था कि मेरा होगा कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस था एक्चुअली शुरू में कि आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, बट एज यू सेड कि ज़्यादातर भूल ही होगा, गलती होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया। फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगा। उसके बाद मैंने जनवरी में ये एग्ज़ाम हुआ था ACTREC। तो एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई मैं करूँगा ये मुझे पता था, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद मुझे पता था कि मैं क्वालिफाई हो जाऊँगा। उसके बाद अप्रैल में रिज़ल्ट आया कि मैं सेलेक्ट हो गया। उसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू अप्रैल में ही हुआ था ऑनलाइन बेसिस। देन आई हैव टू कम बैक टू बॉम्बे फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू एंड दैट्स हाउ आई वाज सिलेक्टेड। तो सर आप ACT और EC की एक जो एग्जाम होता है PhD का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, इनके बारे में कुछ स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे किस तरीके का होता है, क्या पैटर्न होता है, क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं? एक्चुअली द सिलेबस दे डिडंट रिलीज येट। तो जो रिटन एग्जाम होता है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कैंसर रिलेटेड आता है। मतलब कैंसर रिलेटेड मतलब सेल बायोलॉजी आता है, सेल सिग्नलिंग, सेल ट्रैफिकिंग, फिजिकल ट्रांसपोर्ट, ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है। उसके साथ साथ बायोकेमिस्ट्री में जो एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर होता है उसका PK वैल्यू, ग्राफ एनालिसिस, एंड उसके साथ जो क्रोमेटोग्राफी आता है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ये सब टेक्निक्स बहुत अच्छे से पढ़ना होता है।
उसके साथ साथ जेनेटिक्स, स्पेशली पॉपुलेशन जेनेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और आरडीटी तो है ही। तो मतलब ये सारे टॉपिक अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर करे तो रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। ओके। सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस आता है वो ज़्यादातर एनालिटिकल आता है। ठीक है। बायोलॉजी का ही क्वेश्चंस आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन नहीं आता, बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ओके। एंड व्हाट अबाउट सेक्शन ए? सेक्शन ए मतलब जो सीएसआर नेट एग्जाम का जो सेक्शन बी होता है वो एक्ट्रैक्ट का एग्जामिनेशन का सेक्शन ए होता है। सेक्शन मतलब एक्ट्रैक्ट का जो रिटन एग्जाम है उसमें 2 सेक्शन आता है। सेक्शन ए मतलब एकदम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अगर आपको याद होगा तो आप कर सकते हैं मतलब। सेक्शन बी बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, तो हम उसके एनालिटिकल क्वेश्चंस को और सीएसआर नेट के एनालिटिकल क्वेश्चंस को सेम पेज पे रख सकते हैं? 50%, 50%, क्योंकि सीएसआर नेट का जो एनालिटिकल पार्ट होता है सेक्शन सी में, हाँ, सारे क्वेश्चंस वैसे नहीं आते हैं, उससे थोड़ा कम वेटेज वाला, लेकिन है कुछ तो सिमिलरिटी है। मतलब क्वेश्चन सेक्शन बी का जो क्वेश्चंस होता है ना उसको सॉल्व करने में मजा आता है। ओके, एक्सपेरिमेंटल थोड़े होते हैं। यस, और आपके क्लास के बाद जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करवाती हैं तो उससे बहुत मिलते जुलते क्वेश्चंस आते हैं। मुझे बहुत मतलब हेल्प हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो सर, मैं एक बार यूनिट्स रिपीट करती हूँ। बेसिकली बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड टेक्निक्स में हम आरटीटी के पार्ट को भी कंसीडर कर लेते हैं। तो बेसिकली इससे आता है। एंड व्हाट अबाउट इम्यूनोलॉजी? और यस सॉरी मैम, आई फॉरगॉट टू मेंशन, इम्यूनोलॉजी से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, स्पेशली क्योंकि कैंसर ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट में इम्यून सेल्स भी आते हैं। तो इम्यूनोलॉजी से भी वीटीजे रिकॉम्बिनेशन, टी सेल बी सेल मैच्योरेशन, माइलेट प्रोजेनेटर सेल्स, मतलब इम्यून सेल का ओरिजिन, स्टेम सेल वगैरह ये सब आता है। ओके। एंड फिर बाकी जो यूनिट्स जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी तो ऑब्वियसली बात है पूरी नहीं होगी। एनिमल फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, इनमें से क्वेश्चन मैंने नहीं देखा ज्यादातर। एंड अगर इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, उसके साथ बायोकेमिस्ट्री, टेक्निक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थोड़ी बहुत। yes. तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आपने सीएसआर नेट का कोर्स ज्वाइन किया था, सीएसआर नेट एंड गेट एक्सेल का कोर्स ज्वाइन किया था, तो वो कोर्स आपको एसीटीआरसी के लिए इनफ लगा, एसीटीआरईसी के लिए इनफ लगा? Yes ma'am, more than enough actually, I want to say yes, because अगर एक स्टूडेंट बायोलॉजी बायोलॉजी से सीएसआर नेट के लिए तैयार हो रहा है या गेट एक्सेल के लिए तैयार हो रहा है, उसको बहुत मतलब हेल्प होने वाला है एसीटीआरईसी का एग्जाम के लिए, बहुत हेल्प होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन सेक्शन ए में बहुत डायरेक्ट आता है और सेक्शन बी में जो एनालिटिकल क्वेश्चंस आता भी है तो अगर उसका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो वो कर जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ओके। एंड अगर हम बोले कि चलो फॉर एग्जांपल कि जो सीएसआर नेट का जो एग्जाम का लेवल होता है वो 10 on 10 होता है, तो आप ACTR-EC को पॉइंटर्स में कहाँ रखोगे? 1 being the lowest, 10 being the highest. Okay, so for the written examinations, I will rank it 7 out of 10. Okay. But as an interviewer point of view, second round of interview, I will suggest that would be more cancer specific. Okay. So it was tough. Yes, ma'am, it was tough, very tough. So 9 out of 10 for the interview. Got it. So if one student qualifies the written examination, he or she might be required to know more about cancer for the qualification of the interview. Yes. Okay. एंड सेंस जो आपकी तैयारी थी वो किस तरीके की थी? मतलब आप खुद के नोट्स आपने बनाए थे? हाउ वाज योर रिवीजन? हाउ वाज योर क्वेश्चन प्रैक्टिस? किस तरीके से चीजें चलती थी? मैम, मैं एक्चुअली ओल्ड स्कूल से बिलोंग करता हूँ, तो मैं हैंड रिटन नोट्स पे ज्यादातर विश्वास करता हूँ। तो आपने जो पढ़ाया थ्रू आउट द लेक्चर्स, ईच एंड एवरी डे आई मेंटेन माय रिकॉर्ड्स एंड हाइलाइटेड द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किया मैंने बहुत, ईच एंड एवरी डे।
मैंने कोशिश किया क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने के लिए रोज 1 घंटा, तो ऐसे ही हो जाता है। ओके, गॉट इट। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस आप सिर्फ CSI नेट एग्जाम की करते थे या बाकी किसी एग्जाम की भी करते थे? नहीं, मैंने CSI नेट का करता था और DBT और जो DBT? बुक मिलता है, हाँ वो। ओके, सो सेड क्वेश्चन हो मतलब हमारा पेपर का डिस्कशन हो गया कि पेपर किस तरीके से होता है। उसके बाद अप्रैल में वो लिस्ट निकालते हैं स्टूडेंट्स की जो भी इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं। हाँ, फर्स्ट राउंड इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्ट होता है वो रिलीज कर देता है, वो उसका जो वेबसाइट है उसमें ही हम और लोग जान मार्क्स गए थे कि वगैरह कुछ मैं रिलीज होता है कि आपने कितने नहीं, मार्क्स? मार्क्स सिर्फ नाम, सिर्फ they only mention our names. Okay. Straight. So let's move towards your interview. How was your first round of interview? किस तरीके का था? कितने पैनलिस्ट थे? तो फर्स्ट राउंड इंटरव्यू अप्रैल में कंडक्ट हुआ था। उसमें 4 से 5 लोग थे, 4 से 5 साइंटिस्ट लोग थे। क्वेश्चंस था स्पेसिफिकली दे initially they asked me which topic do you prefer, so I told them that as I belong from microbiology, so I told them that cancer microbiome would be my preferred choice. Okay. So they generally asked questions from your preferred topics only in the first round of interview. So they asked several aspects covering microbiology and how it is related to cancer biology. So इस तरीके से they asked questions. And सेकेंड इंटरव्यू में जो प्रोजेक्ट्स दे रिलीज करता है उसके हिसाब से ही क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है। मान लीजिए कि एक साइंटिस्ट ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट या कार्ड NK सेल थेरेपी के लिए काम करता है, तो आई शुड प्रिपेयर बिफोर रीचिंग द इंटरव्यू पैनल व्हाट इज कार्ड NK सेल, whether it is a translational research or not, how it is putting the impact on patients, that's all. So second round of interview is morely cancer specific. Okay. That is, and second round of interview में मतलब बहुत टफ स्क्रीनिंग होता है क्योंकि 200 लोग सिलेक्ट होता है, उसमें से 5 लोग का नाम आता है। बहुत ज्यादा ये तो टफ है। सो चलिए पहले से फिर से मैं आपको फर्स्ट राउंड पे पहले लेकर चलती हूँ, फिर हम सेकंड राउंड पे चलेंगे। फर्स्ट राउंड पे क्या क्या क्वेश्चंस थे आपको एग्जैक्टली अगर कुछ क्वेश्चंस याद हो तो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो। I can remember a couple of questions. Firstly, as I said, my preferred topic would be microbiology, cancer microbiology. So they told me that they asked me that microbiome is an inherent property of our human body. We all are having certain concentrations of microbiome, and mostly they are beneficial to us, like E. coli. They are helping throughout our life journey. So if microbiome is residing in our body, how they are supposed to be causing cancer? How they are causing cancer? Secondly, they are asking me that okay, so your gut is consisting certain concentrations of microbiome, and another person is having a different concentration. How will you determine that this concentration is beneficial, and whether if it is dysbiosis of microbiome, concentration is varying throughout the population, so how it is maintained in our body? Okay. Third, they asked me that if a microbiome, a bacteria is associated with cancer progression, how will you determine that? And I have to answer this question by explaining an experimental model. Okay. So they are asking the questions that whether this bacteria is causing the cancer or it is associated with cancer. How will you prove it? By designing an experimental model. So this is all about the first round of interview, and they also asked primer designing, mass spectrometry analysis. So they gave me एक ग्राफ दिया था मुझे मास स्पेक का, तो एनालाइज करना था फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में। वो ऑनलाइन मोड में ही होता है। सो आई एम फीलिंग लाइक कि आपको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करना फर्स्ट थिंग, उसमें आप एक अच्छे होने चाहिए। दूसरी चीज टूल्स एंड टेक्निक्स,
वो आपकी बहुत Yes. स्ट्रांग होनी चाहिए. Yes, yes, yes. Okay. And they also demanding that students should know some bioinformatics tools as well. Okay. Okay. So फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू आपका हो गया, उसके कितने दिनों बाद रिजल्ट आता है सर? करीब 1 महीने के बाद. करीब 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट आया. एंड फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू आपको विजिट करना था बॉम्बे देयर इंस्टीट्यूट, वो ऑफलाइन था आपका इंटरव्यू? Yes, yes, ma'am. Yes. ओके. Yes, ma'am. सो सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. कितने लोग थे, कितने पैनलिस्ट थे, कितने साइंटिस्ट थे, कितनी देर का चला? यस, आई वांट टू आस्क दैट आल्सो कि कितनी देर का आपके दोनों इंटरव्यूज कितने ड्यूरेशन के थे, और एक्सपीरियंस बताइए. फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू था लगभग 30 मिनट्स पर पर्सन. हाँ. और सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू बहुत मतलब हॉरिफाइड कंडीशन था मैम, क्योंकि जो सारे साइंटिस्ट थे हाँ. एट्रैक्ट में अवेलेबल वो प्रेजेंट था. ओके. And you are going to answer the questions in front of everyone, so it's a bit tough situation for me. And yeah, मतलब ड्यूरेशन था 1 घंटा या 1.5 घंटा पर पर्सन. ओके. तो उसमें से क्वेश्चंस मतलब जो प्रोजेक्ट्स है 8 प्रोजेक्ट या 9 प्रोजेक्ट हर साल चेंज होता रहता है. हाँ. तो उस हम लोगों को प्रायोरिटाइज करना था. You have to prioritize. Okay, this project matches my preference the most, so I will give the number 1 preference to it. ऐसे. So अगर आप एक प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रही है तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस आएगा. ऐसे था. तो सारे क्वेश्चंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड थे. ओके. ओके. ठीक है. सो प्रोजेक्ट आपने चूज किया था, आपने बता दिया था कि हाँ भाई इस प्रोजेक्ट पे आप इंटरेस्टेड हो. इस पे स्टूडेंट्स का एक और क्वेश्चन आएगा कि सर प्रोजेक्ट कैसे चूज करें, मतलब किस तरीके से हम डिसाइड करें कि ये प्रोजेक्ट करना है. तो आपने किस तरीके से डिसाइड किया था? ऑब्वियस बात आपने उनकी वेबसाइट पे गो थ्रू किया था, साइंटिस्ट का काम किया, बट स्टूडेंट्स डेफिनेटली इन डेप्थ जानना चाहेंगे कि आपने किस तरीके से सेलेक्ट किया है प्रोजेक्ट. Okay, so ma'am, I'm giving an example. That suppose a scientist is going to launch a project which is related to Procaspase 8. It is related to apoptosis of the. Okay, so if one student is quite good in cell biology, he is interested in apoptosis, and also he can search for the released papers or published papers from that scientist. He can easily go through his website or that. So मैंने भी वैसे ही किया था. मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा लगता है, कैंसर मेटाबॉलिज्म. So I gave the first preference to that only, and I am quite lucky that I'm now in ACTRAC only, and I am doing cancer metabolism work. So स्टूडेंट को डिसाइड करना है कि उन लोगों को क्या चाहिए, क्या मतलब कैंसर वाले जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम. So, उसमें से कौन सा क्राइटेरिया उसको ज्यादा अच्छा लगता है. According to that, he or she should select. And sir, अगर कुछ and he or she can also communicate with the PIs also. Okay. So he can send the mail to them. Sir or ma'am, I have gone through your website and also noticed your published papers. You are working through these things. I want to know more about your current project. They can also help, so the students can have more clarity what they are going to do. एंड सर अगर आपको कुछ क्वेश्चंस याद हो सेकंड इंटरव्यू से रिलेटेड, तो आप वो भी मुझे बताना चाहेंगे? Yes, ma'am. One of the questions that I would really like to share, that one scientist, he asked me that you have 3 transparent bottles. One bottle contains thymus, one bottle contains spleen, and another was containing bone marrow. And you told one of your friends to label it, but he failed to do it. He forgot completely. How can you identify and how can you select which one is thymus, which one is bone marrow, and which one is spleen? This is one of the questions.
Second question was CAR T cell therapy and CAR NK cell therapy. Both are very specific, but which they actually gave me a situation, a clinical situation, a patient condition. So I have to select which one would be better for the patient. This type of questions they are asking, and also they are asking single cell analysis technique, bioinformatics technique. They're also giving the genome wide sequence, and I have to identify the point mutations which are capable to cause cancer. So बहुत सारे म्यूटेशंस होते रहते हैं, लेकिन सारे म्यूटेशंस कैंसर नहीं कॉज करते. तो आई हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच म्यूटेशन इज मोस्ट प्रोबेबल टू कॉज अ कैंसर. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में पूछा जाता है. ओके. बहुत सारे क्वेश्चंस इम्यूनोलॉजी से ही आते हैं सेकंड राउंड. सो बेसिकली ये क्वेश्चंस थे कि आपका कितना अच्छा एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग है, आप कितने अच्छे से क्वेश्चन सोच सकते हो और उसका जवाब भी सोच सकते हो. इट इज समवट लाइक दैट इंटरव्यू की, मतलब आपको एक्सपेरिमेंट डिजाइन भी करना है, आपको आंसर भी करना है, आपको सोचना भी है. नॉट अ थियोरी बेस्ड कि हाँ भाई ऐसा होता है तो अब क्या होगा. नॉट लाइक दैट. एंड ऑल्सो दे आस्क मी क्वेश्चंस लाइक दे आर suppose they are doing a Western blot analysis and they got these results. How to interpret this result? If some of the steps of Western blot is somehow we did it wrong. So how to start? Where to start and where to stop? So these type of questions, more practical questions they asked in the second round. एंड सर मुझे इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछना है, क्या आप सारे क्वेश्चंस के जवाब दे पाए थे? फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में मैंने सारे क्वेश्चंस देने की कोशिश किया और ज्यादातर मुझे लगता है मैंने सही दिया. लेकिन सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में सपोज दे आस्क्ड मी 20 to 25 questions. Probably I was I'm doubting, but maybe 70 to 80% questions मैंने दिए. Okay. और after while my interview was going on, few of the scientists also told me that very good. That's like nice. So it continuously built my confidence also. एंड अगर मैं आपसे पूछूं आपने अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार कैसे किया था, इनके इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? एक्चुअली मैम आपके लेक्चर्स तो थे ही. मुझे याद है आपके कैंसर बायोलॉजी के कोर्स में एक ट्यूमर सप्रेसर जीन था, शायद P10 टेंसिन होमोलॉग. तो उसमें से भी क्वेश्चन पूछा तो बहुत हेल्प हुआ. और उसके साथ साथ मैंने प्रोजेक्ट का डिटेल स्टडी किया. मेरे पास कुछ बुक था सेल बायोलॉजी से रिलेटेड, तो वो बुक पढ़ा और कुछ रिसर्च पेपर एनालिसिस किया. रिसर्च पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं ना, इसलिए. एंड सर जब आपने शुरू किया था इंटरव्यू तब आपने बोला था कि बंसल बायोलॉजी के जब आपने लेक्चर्स देखे थे उनसे आपका थोड़ा मन हुआ कि आप PhD में जाना चाहोगे. तो इससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि मतलब ऐसा क्या आपको हेल्प किया था कि आपको लगा कि हाँ भाई आपको रिसर्च में इंटरेस्ट आ रहा है? एक ही आंसर है, बहुत स्ट्रेट आंसर है. क्योंकि शायद क्लास के दौरान एक स्टूडेंट ने आपसे पूछा था कि आपने PhD क्यों नहीं ज्वाइन किया. तो आपने बताया था कि मुझे PhD करना ही नहीं थी. मुझे पढ़ना भी बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है. तो मैंने सोचा कि अगर एक टीचर हम लोगों को गाइड कर रहा है कि ताकि हम लोग PhD में जा सके, और पढ़ाते पढ़ाते आप ये भी बताया था कि ये अब तक नहीं पता था, अब तक नहीं पता है, तुम लोग जाकर रिसर्च कर मुझे बताओ ये क्या होने वाला है. These type of interactions made me very proud that I should pursue my career in research. एक गाइडर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है क्योंकि स्टूडेंट किस में जाए. तो स्वीट. हाँ, एक दो जगह अभी रिसर्च नहीं हुई है तो मैं आप लोगों को यही बोलती थी कि आप लोग कल जाके रिसर्च करना इस टॉपिक के ऊपर और फिर मुझे जरूर बताइएगा कि फिर क्या रिजल्ट निकला इसका. आई रिमेम्बर दोस क्लास.
ओके। एंड सर अगर मैं आपसे पूछूं कि बंसल बायोलॉजी ने आपको इस जर्नी में किस तरीके से हेल्प किया, आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी थी उसमें किस तरीके से हेल्प किया, अगर आप उससे पहले और उसके बाद के साइंस को एज अ बायोलॉजी फील्ड में देखो तो आपको क्या क्या चेंजेस लगे? 180-degree changes, actually, because after each class, I actually I'm a very shy person. I couldn't ask questions after the classes, as the many students did, but I couldn't. So after each classes, I realized that I have some questions regarding this topic, but I couldn't ask. So I jot down all my questions in my notebook and Google it or go through some Google websites or things. When I was getting my answers, consequently I was building my interests on biology. So the class itself is providing the energy so that I can go for research. Except that there was some tests in your portal, Bansal Biology portal. I have completed all the courses. The test series I completed. This helped me a lot to build my analytical concept. एंड सर अब जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहोगे? बिकॉज फॉर एग्जांपल फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जून, तो क्या आप उन्हें गाइडेंस देना चाहोगे? If they wanted to pursue research or PhD, then they should build a strong concept in each topic. सारे टॉपिक में मतलब बायोलॉजी इज अ वास्ट यूनिट. यू कांट मतलब सारे टॉपिक आप नहीं कवर कर सकते, लेकिन जितना हो सके उतना सॉलिड होना चाहिए, ताकि आप अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर भी जाए तो उसके बाद जो इंटरव्यू आने वाला है, पीआई लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट देखता है और कुछ नहीं. तो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और उससे ज्यादा रिवाइज करना चाहिए हर एक टॉपिक को. मैंने इंटरव्यू के लिए भी यही कॉन्सेप्ट अपनाया कि मतलब ओके हो गया, रिटन एग्जाम क्वालिफिकेशन हो गया, उसके बाद क्या, उसके बाद जो पढ़ा है उससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता. क्या पढ़ूं, क्या क्वेश्चन आने वाले हैं मुझे नहीं पता था, तो मैंने जो पढ़ा उससे मतलब ज्यादा से ज्यादातर मैं रिवाइज किया एंड द रिजल्ट कम्स. तो सर मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. एक अलग तरीके का आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था जो मुझे जान के बहुत अच्छा लगा. यूजुअली जो मैं आईआईटीज और आईसर्स के इंटरव्यू सुनती हूँ स्टूडेंट्स, और आपसे जो मैंने इंटरव्यू सुना उसमें बहुत फर्क था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुनने में. एंड एक्सपेरिमेंटल मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, तो आपसे मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके के एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस पूछे गए. सो अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके, और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पीएचडी. आई होप कि आप बहुत अच्छा करो अपने पीएचडी में, और ज़रूर मुझे आके बताओ कि मैम वहाँ पर गैप था, देखिए ये रिसर्च हुई है और यहाँ पर ही हमने फुल किया है. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सर. बाय बाय. Thank you फॉर ज्वाइनिंग विद अस. बाय बाय. Thank you.